नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सामान्य जानकारी विद कन्हाई पे। दोस्तों, प्रत्येक दिन हम लोग 5 मिनट के अंदर में 10 से 12 सवाल जीके जीएस के जो काफी इम्पोर्टेंट होंगे और जिसके आने की संभावना आगामी परीक्षाओं में होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये प्रश्न कहीं से भी हो सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार के किस क्षेत्र में संपन्न हुआ और किस वर्ष हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन बिहार में 1912 में हुआ, पटना के बांकीपुर स्थित क्षेत्र में हुआ, बांकीपुर में हुआ, और इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने की। बिहार में कुल 3 अधिवेशन संपन्न हुए। एक 1912 में पटना के बांकीपुर क्षेत्र में, एक 1922 में गया जिला में, उसकी अध्यक्षता की चितरंजन दास ने 1922 में, और एक 1940 में रामगढ़ में, उस समय वो बिहार का ही क्षेत्र था, और उसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1940 में किया था। तो ये 3 अधिवेशन आपको कांग्रेस के बिहार में संपन्न हुए थे, इनको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण सवाल है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी और वे किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, एनी बेसेंट जी ने। कांग्रेस की कुल 3 महिला अध्यक्ष का चर्चा है। सिर्फ पूछेगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट इसका जवाब होता है। 1917 में उन्होंने अध्यक्षता किया था कांग्रेस का कलकत्ता में। और जब सवाल पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो इसका उत्तर सरोजिनी नायडू हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो वो सरोजिनी नायडू जी हो जाएंगी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और फिर तीसरी जो महिला थी और भारतीय दूसरी महिला, 1933 के अधिवेशन में कलकत्ता में ही नलिनी सेन गुप्ता ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये क्रम से है। 1917 में एनी बेसेंट ने, फिर 8 साल बाद 1925 में सरोजिनी नायडू जी ने, और फिर 1933 में नलिनी सेन गुप्ता ने। तो ये तीनों महिलाएं थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो चलिए बढ़ते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में सबसे छोटा और सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है। भारत में सबसे छोटा और सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है। तो रामसर साइट की कुल संख्या अभी 46 हो गई है। हाल ही में अभी गुजरात के 2 रामसर साइट तथा हरियाणा से 2 नए रामसर साइट को जोड़ने के बाद रामसर साइट की संख्या 42 से बढ़कर 46 हो गई है। और जो हमारा प्रश्न है कि सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो ये है रेणुका झील। ये हिमाचल प्रदेश में है और ये सबसे छोटा भी भारत का रामसर साइट है। और भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो ये है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में, ये भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है। और भारत का जो पहला रामसर साइट है, ये है चिल्का झील, उड़ीसा का भारत का सबसे पहला रामसर साइट है। रामसर सम्मेलन
2 फरवरी 1971 को संपन्न हुआ था ईरान के शहर रामसर में। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं। और इस वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस का जो थीम था वो था वेटलैंड एंड वाटर। इसको आपको ध्यान रखना है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल हमारा है कि पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ और ये कब हुआ। तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी एवं B.R. अम्बेडकर के बीच में यरवदा जेल में संपन्न हुआ। तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों से ये पूना समझौता, पूना पैक्ट ये संपन्न हुआ 24 सितंबर 1932 को। तो 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता महात्मा गांधी एवं B.R. अम्बेडकर के मध्य हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया और इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने किया था। पंडित बिशन नारायण धर ने 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें 27 दिसंबर 1911 को पहली बार भारत का राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया। तो कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया और राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। रहीमतुल्लाह सयानी ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पहली बार राष्ट्रगीत को गाया गया। और राष्ट्रगीत को हमारे संविधान में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। राष्ट्रगीत गाने का समय 65 सेकंड का है, 1 मिनट 5 सेकंड का है और राष्ट्रगान गाने का समय है 52 सेकंड का। और संक्षेप में राष्ट्रगान गाने का समय है 20 सेकंड का, जिसमें 20 सेकंड में उसकी प्रथम पंक्ति एवं अंतिम पंक्ति को पढ़ा जाता है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है हमारा कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि किस अनुच्छेद के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में और कौन सा एकमात्र राज्य इसे लागू करने वाला भी भारत में है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है और गोवा एकमात्र राज्य है जिसने इसे लागू किया है अपने यहाँ। ठीक है, गोवा के बारे में आप जानिएगा कि गोवा के अभी जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी हैं, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं।
पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा बन गया है। ठीक है, 56वां संवैधानिक संशोधन 1987 के द्वारा गोवा भारत का 25वां राज्य बना। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें गोवा के विषय में थी। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है हमारा वो ये है कि किसने कांग्रेस के बारे में ये कथन कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। इस कथन को कांग्रेस के विषय में किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है? तो अरविंद घोष ने कांग्रेस के लिए ये टिप्पणी की थी कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है हमारा, किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है हमारा वो ये है कि भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है 23 जनवरी को। तो 23 जनवरी को जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है वो किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म स्मृति के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाने की घोषणा की। अभी हाल ही के परीक्षा में सवाल पूछा भी गया है। तो पराक्रम दिवस जो मनाने की घोषणा की गई है ये सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाने की घोषणा की गई है। तो इसे आप याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी से सवाल बनता है। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने जो 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसमें उन्होंने गांधी जी के जो प्रिय उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया को उन्होंने हराया था और कांग्रेस के अध्यक्ष पद को उन्होंने सुशोभित किया था। हालांकि काफी विवाद बढ़ने के कारण उन्होंने कांग्रेस के पद से त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष आपका राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। जब सुभाष चंद्र बोस जी 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की जब चुनाव जीते हुए और जब विवाद काफी बढ़ गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा, यंग इंडिया पत्रिका ये किसका है? यंग इंडिया, तो यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखित पत्रिका है। यंग इंडिया हो गया, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सभी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पत्रिका है। तो फिर एक सवाल ये भी पूछ लेते हैं कि बंगाल के द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? तो बंगाल के द्वैध शासन को वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था और बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1665 में लागू किया गया था। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था, जिसे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। तो पूछता है द्वैध शासन बंगाल में लागू किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने 1665 में। और बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? तो ये समाप्त किए थे वॉरेन हेस्टिंग्स ने। फिर
अगला सवाल जो है वो है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 ईस्वी के बीच में हुआ था, वो किस संधि के साथ समाप्त हुई थी तथा उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ था और इसकी समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुई थी। और उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल कुछ प्रश्नों के साथ मिलेंगे और इसी तरह डेली डिस्कशन करेंगे। इसे आप सुनिए, ये कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में ये मदद कर सकता है। धन्यवाद।